मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। मेरे डेस्क से वो ग्रीन प्लम टी उठाई और लॉन्ग ऑटियन की उस महंगी मिल्क टी को घास तक नहीं डाली। इसे खोल। बाइट आंटियन ने ग्रीन प्लम टी मेरे हाथ में ठेल दी। उसने जिस पावर से अभी वो शेर वाली दहाड़ मारी थी, उससे साफ दिख रहा था कि उसका मूड एकदम खराब है। मैंने जल्दी से बोतल का ढक्कन खोला और उसे पकड़ा दी। बाइट आंटियन ने मेरे हाथ से ग्रीन प्लम टी ली और सीधा घुट घुट करके अपने गले के नीचे उतार ली। फिर उसने जोर से बोतल टेबल पर पटकी। कमीना, दिमाग का दही कर दिया। मेरी तो जान जला दी इसने। बाइट आंटियन को पिछली रात वैसे भी ढंग से नींद नहीं आई थी और वो पहले से चिड़ी हुई थी। उसने सोचा था कि क्लास के बाद थोड़ी झपकी ले लेगी, पर पता नहीं कहां से ये लॉन्ग ऑटियन टपक पड़ा। उसने अभी अपनी बात खत्म ही नहीं की थी और वो बेशर्मों की तरह आकर उसके बगल में बैठ गया और बक बक शुरू कर दी। इस बंदे में जीरो मैनर्स थे। भाड़ में जाए तू, लॉन्ग साहेब हो या घोड़ा साहेब, एक बार बात करने से ही पता चल जाता है कि तू एक नंबर का अजीब इंसान है। और ये फैंग युआन भी कम थोड़ी ना है। थोड़ा तो टशन और मर्दानगी दिखा सकता था ना। ऐसे टाइम पर इसे लॉन्ग ऑटियन के मुंह पर उंगली पॉइंट करके कहना चाहिए था ना कि ये सीट मेरी है और ये लड़की भी मेरी है। ये सोचते ही बाइट आंटियन ने ध्यान दिया कि मैं तो एकदम शांत बैठा हूँ। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने हैरानी से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसने देखा कि मैं अपने सिर को एक हाथ पर टिकाकर बहुत डीप सोच में डूबा हुआ हूँ। असल में मैं अभी हुई इस पूरी भसड़ के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि ये लॉन्ग ऑटियन आज कुछ अजीब झोल कर रहा है। पहली बात तो पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि सच में इसे मेरी थोड़ी भी याद नहीं है। पर सच्चाई तो ये थी कि कुछ महीने पहले ही हम एक अमीर लोगों की दारू पार्टी में मिले थे। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन दूसरे अमीर लॉन्डो के बीच ये लॉन्ग ऑटियन ना सिर्फ एकदम शरीफ लग रहा था, बल्कि थोड़ा शर्मीला और सीधा टाइप का था। आज जो उसने टशन और ओवर एक्टिंग की है, वो उसके उस दिन वाले नेचर से एकदम अलग थी। कहीं ये पूरा नाटक बाइट आंटियन के लिए तो नहीं था। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक बार बाइट आंटियन को देखा। मैंने पाया कि वो अपने फूले हुए गालों के साथ फुल गुस्से में मुझे ही घूर रही थी। मैंने घबराकर जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली और वापस आगे देखने लगा। पर अगर ये सब सच में बाइट आंटियन के लिए था तो ठीक नहीं बैठता, क्योंकि मुझे एकदम 100% याद है कि लॉन्ग ऑटियन को लड़कियां पसंद ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि इतने बड़े लॉन्ग यून ग्रुप का सेकंड प्रिंस लॉन्ग साहेब लॉन्ग ऑटियन एक गे लौंडा है। ये बात दुनिया में गिनती के लोगों को ही पता है। अगर उस पार्टी में भीड़ कम होने पर इस लॉन्ग ऑटियन ने गलती से मेरे पिछवाड़े पर चुंटी नहीं काटी होती तो मुझे भी शायद ये बात कभी पता ही नहीं चलती। मैंने फिर से छुपकर एक बार और बाइट आंटियन को ताड़ा। वैसे बात भी सही है, मैंने चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी हॉट लड़कियां देखी हो, पर चेहरे के मामले में बाइट आंटियन से ज्यादा फ्लॉलेस और परफेक्ट कोई नहीं है। क्यूट और प्यारी वर्ड तो जैसे सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। मेरा चेहरा एक सेकंड में टमाटर की तरह लाल हो गया। तू मुझे ऐसे आंखें फाड़ के क्यों घूर रहा है? क्लास पे फोकस करना, पागल कहीं का। बाइट आंटियन ने हल्के से मुझे धक्का दिया। पहले बाइट आंटियन थोड़ी गुस्से में थी, पर जिस कातिलाना निगाह से मैं उसे ताड़ रहा था, उससे अब उसे भी शर्म आने लगी थी। नहीं, कुछ नहीं। वैसे टियान, तू इस लॉन्ग ऑटियन को कैसे जानती है? वो हमारी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। पहले तो मुझे भी ठीक ठाक लगता था, पर पता नहीं आज से किस पागल कुत्ते ने काट लिया था। एकदम दिमाग खराब कर दिया। बाइट आंटियन ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। वेट, लॉन्ग ऑटियन ही स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है? एक सेकंड, कल जो मुझे पनिशमेंट मिली थी, कहीं वो इस कमीने का ही कान तो नहीं था? मैंने बस इसके साथ वो गे रिलेशन रखने से इनकार किया था और इस छपरी ने पीछे से मेरे खिलाफ ये भसड़ शुरू कर दी। अब सारे झोल समझ आ गए। कमीने, तू ठहर बेटा, अब देख मैं थोड़ी देर में तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरे दिमाग में फटाफट एक मस्त प्लान सेट हो गया। ओए फॉन्ग युआन, तू बस यहाँ और उस जगह पर झाड़ू मार देना। प्रेसिडेंट का ऑफिस और स्टोरेज रूम में खुद साफ कर लूंगी। शू जिंगजिंग ने मुझे मेरी सजा वाले सफाई की ड्यूटी समझाए। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा एरिया, क्या रोज तू ही अकेली इतनी मेहनत करती है? बिल्कुल, हमारी सफाई की टीम को हर हफ्ते तारीफ मिलती है। हालांकि इस टीम में बस मैं एक अकेली ही मेंबर हूँ। शू जिंगजिंग ने प्राउड होकर अपना सीना चौड़ा किया। इसमें प्राउड क्यों हो रही है यार? तू तो एकदम फ्री की मजदूर बन गई है ना। हर हफ्ते एक झूठी तारीफ दे देते हैं और तू खुश। मैंने अपने दिमाग में उसे सुनाया। वो जिंगजिंग, एक काम करते हैं ना, क्या हम प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं ऑफिस और स्टोरेज रूम चमका देता हूँ और तू ये एरिया साफ कर ले, क्या बोलती है? ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। वो हमारे यंग मास्टर का ऑफिस है। हमारे यंग मास्टर इस स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उनका ऑफिस तो बस मैं ही अपने हाथों से साफ करूंगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शू जिंगजिंग ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया। तुम्हारा यंग मास्टर? कहीं वो? मेरा चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। एकदम सही, मेरे यंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग ऑटियन है। बड़े मालिक ने मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दिया है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। शू जिंगजिंग ने पूरी तरह सीरियस होकर मुझे देखा। पर मैंने तो तुझे उसका
उसका ख्याल रखते हुए नहीं देखा। इसे कहते हैं छुपे रहकर प्रोटेक्ट करना। तुझे क्या पता शैडो प्रोटेक्शन क्या होती है? हमारी लॉन्ग फैमिली ने हम जैसे निंजास को इसीलिए ट्रेन किया है ताकि हम पीछे से सारा काम संभाले। शू जिंगजिंग का चेहरा एकदम डेंजर और सीरियस था। निंजा, इस जमाने में ये क्या नया चूतियाप है? तू पक्का श्योर है कि तेरा काम बॉडीगार्ड वाला नहीं है? मेरा दिमाग इस नई भसड़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। असल बात ये थी कि शू जिंगजिंग तो इस लॉन्ग ऑटियन का ही आदमी निकली। तभी मैं सोचूं ये आफत मुझे बार बार टारगेट क्यों कर रही है। साथ ही मुझे इस बात का झटका भी लगा कि लॉन्ग फैमिली का टशन सच में अलग है। इतनी टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी को लॉन्ग ऑटियन ने अपनी बॉडीगार्ड बनाकर रखा है। भाई मेरी लाइफ में ऐसी कोई हॉट ब्यूटी बॉडीगार्ड बनके क्यों नहीं आई अभी तक? पर वैसे मैंने कहा, तूने ही तो अभी बोला था कि तू उसे छुपे रहकर प्रोटेक्ट कर रही है और अब तूने खुद अपने मुंह से मेरी आगे अपनी पूरी सच्चाई बता दी है। अब कहां से तू डार्क शैडो बची? कमीने कचरे कहीं के, तू सच में एक नंबर का चालू लौंडा है। तूने धोखे से मेरी सच्चाई उगलवा ली ना। शू जिंगजिंग को ये सुनते ही रियलाइज हुआ और उसने फटी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में अब पूरी मौत और कातिलाना लुक आ चुका था मेरी तरफ। जब तुझे मेरा राज पता चल ही चुका है तो अब तू इस कॉलेज में जिंदा तो नहीं बचेगा। मैं आज तेरा कीमा बना ही दूंगी। पता नहीं कहां से शू जिंगजिंग ने अपने पास से एक असली कुनाई बाहर निकाल लिया और स्टेप बाय स्टेप मेरे करीब आने लगी। मैंने एक सेकंड में पहचान लिया था कि वो कोई खिलौना नहीं, असली डेंजर वेपन था। उस चाकू का चमकता हुआ रिफ्लेक्शन सीधा मेरे मुंह पर पड़ रहा था। नहीं, प्लीज रुक जा माँ। मेरी टांगों से पूरी पावर चली गई थी और डर के मारे मैं सीधा अपने पीछे पड़ी कुर्सी पर धम से गिर गया। कचरा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा छपरी मेरा राज पकड़ लेगा। शू जिंगजिंग ने अचानक एक जंप मारी और आकर सीधा मेरे गर्दन पर घोड़े की तरह सवार हो गई और उसके एक हाथ में वो कातिलाना कुनाई ठीक मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी। भाई मैंने कहा, पकड़ा। तूने खुद ही तो अपने मुंह से सच्चाई उगल दी। मैंने हवा में लटकती उस मौत की कुनाई को देखा और मेरी आत्मा डर के मारे जिस्म छोड़ने को तैयार हो गई। अब जो भी हो, तुझे हमेशा के लिए चुप कराना ही पड़ेगा। शू जिंगजिंग के चेहरे पर एकदम जीरो एक्सप्रेशन था, जैसे पत्थर की बनी हो। नहीं माँ, रुक जा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओए फेंग युआन, ये तेरी सजा है। तू थोड़ा ढंग से काम नहीं कर सकता क्या? बाहर से अचानक बाई टियानटियन की आवाज आई। अगले ही सेकंड बाई टियानटियन ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। कैसी आफत है। ये रूम तो पहले से भी ज्यादा फैला हुआ लग रहा है। देख, ये टेबल भी टेढ़ी हो रखी है और ये सारी बुक्स जमीन पर क्यों फेंक रखी हैं? मैं कुर्सी पर डर के मारे अधमरा होके गिरा पड़ा था। मेरी शक्ल पर अभी भी मौत का खौफ छपा था और एक सेकंड पहले जो कुनाई मेरी शक्ल में घुसने वाली थी वो जादू की तरह एकदम गायब हो चुकी थी। शू जिंगजिंग भी मुझसे लगभग 2 मीटर दूर एकदम ठीक लड़कियों की तरह शांति से टेबल साफ कर रही थी। अगर मेरी कॉलर अभी भी उसके खींची हुई हालत में फटी और सिकुड़ी हुई ना होती तो मैं पक्का यही सोचता कि ये सब मेरा कोई भयंकर सपना था। तू कुछ काम धंधा कर सकता है या नहीं? जिंगजिंग मेहनती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू यहाँ निठल्लों की तरह बैठकर चोरी करेगा। एक नंबर का घटिया इंसान है, हमेशा जिंगजिंग को तंग करता रहता है। बाई टियानटियन ने आते ही वापस अपनी डांट शुरू कर दी। मैं उसको तंग कर रहा हूँ? भाई मेरी जान जाते जाते बची है अभी। कैसी ऐसी की तैसी। वो धार वाली कुनाई सीधा मेरे गले में उतरने वाली थी। मैं बाई टियानटियन से बचाने की भीख मांगने ही वाला था कि मेरी नजर थोड़ी दूर से मुझे धमकाती हुई शू जिंगजिंग की कातिल आंखों पर पड़ी। छोड़ भाई, अगर मैं बाई टियानटियन को बोलूं भी तो वो घंटा मेरी बात मानेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने उसे इस भसड़ में घसीटा तो क्या पता ये पागल शू जिंगजिंग उसे भी टपका दे। तो फिर मैं जाकर टॉयलेट चमका देता हूँ। मैंने अपनी कांपती हुई टांगों को थोड़ा कंट्रोल किया और जबरदस्ती टशन में खड़ा होकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। तुझे टॉयलेट साफ करने किसने बोला? ज्यादा शाना मत बन, मुझे पता है तू वहां जाकर टाइम पास करेगा। चुपचाप यहाँ ठीक से झाड़ू मार। बाई टियानटियन ने मुझे कॉलर से पीछे खींचा और मेरे हाथ में झाड़ू थमा दिया। मैं अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। बाई टियानटियन, तू सच में एक नंबर की बेवकूफ औरत है। आज तेरे इस चक्कर में मेरी मौत पक्की हो जाएगी। मजबूरी में मुझे झाड़ू पकड़कर रूम के बिल्कुल आखिरी कोने में जाना पड़ा, जितना हो सके शू जिंगजिंग से दूर। जिंगजिंग, इस फेंग युआन को काम चोरी मत करने देना। मेरी एक मीटिंग है, मैं निकल रही हूँ। बाई टियानटियन ने ऑर्डर दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। एक्टिविटी रूम में अब सिर्फ मैं और शू जिंगजिंग अकेले थे। हवा में एकदम भयंकर और डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। एक सेकंड के अंदर शू जिंगजिंग ने मुझे दीवार से दबा दिया और अपनी कुनाई सीधा मेरी गर्दन पर टिका दी। उसकी आंखें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। खत्म, आज तो मेरी लाश यही गिरेगी। तू मुझे नहीं मार सकती। शू जिंगजिंग मुझे एकदम कंफ्यूज होकर टाड़ने लगी। क्योंकि मैं तुम्हारे यंग मास्टर का सबसे खास और जिगरी भाई हूँ। क्या? शू जिंगजिंग एक पल के लिए एकदम जम गई। काम बन रहा है। लगता है ये पागल लड़की मेरे इस झूठी स्क्रिप्ट में फंस रही है। एकदम सही, मैं और लॉन्ग ऑटियन बहुत पुराने भाई हैं। उसके ऊपर तो मेरे पैसे भी उधार हैं। अगर तूने मुझे टपकाया तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। मैंने उसे उल्लू बनाना जारी रखा। अच्छा ऐसी बात है। शू जिंगजिंग की ट्यूबलाइट आखिर जल ही गई। मैंने हल्के से उंगली से उसकी कुनाई को अपने गले से दूर धकेला। हाँ भाई, तुम्हारे यंग मास्टर के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है जो वो मेरा उधार नहीं चुकाएगा।
चुकाएगा? तू खुद सोच, अगर तूने मुझे मार डाला तो मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम यंग मास्टर के भाई हो। सू जिंगजिंग ने फटाफट घबराकर मुझे छोड़ दिया। यंग मास्टर पर आपके कितने पैसे उधार हैं? मैं आपको थोड़े बहुत अभी वापस कर देती हूँ। सू जिंगजिंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की जेबों में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगी। भाई मेरा दिमाग ही हैंग हो गया कि अब इसे क्या बोलूं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सू जिंजिंग इतनी इजीली बेवकूफ बन जाएगी। सू जिंजिंग ने कई सारे बैंक कार्ड्स और चिल्लर बाहर निकाल लिए। उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो बोली, ये मेरे पिछले कुछ सालों की टोटल सेविंग्स हैं। हालांकि ये सिर्फ 15,042 रुपए और 50 पैसे ही हैं। मैं ये सब आपको दे रही हूँ। बस यंग मास्टर को थोड़े और दिन का टाइम दे दीजिए। भाई ये क्या भसड़ है? मुझे पता था कि वो मेरी बातों पर भरोसा कर चुकी है, पर इतना अंधा विश्वास, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की दिमाग से इतनी ज्यादा पैदल और पागल हो सकती है। क्या इसी को लोग एकदम मासूम बोलते हैं? भाई तुझे पता भी है, तेरा ये चिल्लर तुम्हारे यंग मास्टर की एक VIP रेड वाइन की बोतल के टैक्स के बराबर भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा, मैं एक निंजा हूँ, कोई आम बॉडीगार्ड नहीं, और मैं लॉन्ग फैमिली की वफादार हूँ। उन्होंने मुझे पाला पोसा है। मुझे किसी सैलरी की जरूरत नहीं होती, पर मेरे पास सच में बस इतना ही कैश है। सू जिंगजिंग ने पूरी सीरियसनेस से बताया। अरे छोड़ ना, असल में लॉन्ग ऑटियन ने पहले मेरी बहुत मदद की थी। उधार कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारी पुरानी दोस्ती के नाम पर हम उस हिसाब को यही खत्म करते हैं। मैंने राहत की सांस ली। सच्ची में? मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोस्ती यारी में इतने पक्के और अच्छे हो। सू जिंगजिंग खुशी से उछल पड़ी। फंग युआन, मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी। मुझे तो लगता था कि तू एक नंबर का कचरा इंसान है, बहुत घटिया और एकदम ठरकी। ठीक है, अब रुक जा। तू बस दिमाग में एक बात बिठा ले, मैं और लॉन्ग बॉस सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो नहीं चाहता कि दुनिया को हमारे इस कनेक्शन के बारे में पता चले। तो किसी के आगे इस बात का एक भी लफ्ज मत बोलना। ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स क्या होता है तुझे समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है। तुझे बस आज की ये पूरी भसड़ हमेशा के लिए चुप रखनी है। तू तो निंजा है, तेरे लिए ये तो छोटी बात होगी, है ना? एकदम छोटी बात। अगर मैंने आप दोनों के इस सीक्रेट रिलेशन का राज किसी के आगे खोला तो मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। सू जिंगजिंग ने फटाफट अपनी कुनाई निकाली और उसे ठीक अपने गले की तरफ रखकर कसम खाने लगी। अरे भाई साहब, ठीक है, मैंने कोई खूनी कसम खाने नहीं बोला। अंदर रख उसे जल्दी। उस कुनाई को देखते ही मेरी टांगों में वापस से पानी भर चुका था। सॉरी यार, मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सू जिंगजिंग ने अपना सिर खुजलाया और उस कुनाई को वापस अपने स्कर्ट के नीचे अपनी टांग पर बांध लिया। तो फिर मैं जाकर अपना झाड़ू पोछा शुरू करता हूँ। थोड़ी देर में उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं ये बोलते हुए सीधा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ चल दिया। फेंग युआन, ओए रुक, वो जगह मुझे साफ करनी है। अरे तू दिमाग चला, तू भूल गई क्या मेरा और लॉन्ग ऑटियन का क्या झोल है? मैं पलटा और सू जिंगजिंग को घूरा। तुम दोनों सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हो, सू जिंगजिंग ने धीमी आवाज में बताया। तो फिर बात खत्म ना? तू बस बाहर वाला एरिया चमका दे, पर वहाँ ठीक से और पूरी मेहनत से सफाई करना, ठीक है? सू जिंगजिंग को अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा था। भाई 100% टेंशन मत ले। कड़ी मुश्किल से मैंने इस आफत सू जिंगजिंग से पीछा छुड़ाया। मैंने फटाफट अंदर जाकर ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक मारा। भाई मेरी किस्मत, अच्छा हुआ मेरा दिमाग आइंस्टाइन की तरह तेज चलता है, वरना आज ये बेवकूफ औरत मुझे फोकट में टपका देती और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। वैसे सोचने वाली बात है, ये सू जिंगजिंग सच में एक निंजा निकली। क्या ये वही निंजा हथौड़ी वाली फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करती है? अच्छा है इस लड़की का फ्यूज उड़ा हुआ है। लेकिन बेटा लॉन्ग ऑटियन, तेरा बाप भी कोई आम लौंडा नहीं है। तूने मुझे फालतू में सजा दी ना, आज मैं तुझे ऐसी कातिलाना गिफ्ट दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी नजर ऑफिस की डेस्क पर रखे उस चाय के जग पर पड़ी और मेरे चेहरे पर एक भयंकर और कमीनी हंसी आ गई। मिल गया मेरा शिकार। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी दवाई की पिल निकाली और उसे उंगलियों में पकड़ लिया। ये गोली पूरी तरह से डार्क ब्राउन रंग की थी और इसमें कोई अजीब स्मेल नहीं थी। ये मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई लूज मोशन पिल है। इसकी एक ही गोली और मैं गारंटी देता हूं तू अगले 3 दिन तक टॉयलेट में नाचेगा। मैंने अपनी उंगलियों से उस गोली का पूरा चूरा चूरा कर दिया और उसे चाय के जग में एकदम ठीक से डाल दिया। मुझसे झाड़ू लगवाएगा तू? वेट कर बेटा, थोड़ी देर में मैं तेरी कब्र पर झाड़ू मारूंगा, कमीने ठरकी इंसान। मैंने उस जग को मस्त तरीके से हिलाया ताकि दवाई अपना असर ठीक से पानी में घोल ले। ये सारा कांड सेट करने के बाद मैं चुपके से वहां स्टोरेज रूम में घुसकर छुप गया और दिमाग में फुल पॉपकॉर्न सेट करके वेट करने लगा कि कैसे थोड़ी देर में लॉन्ग ऑतियां एक अल्टीमेट जेट स्प्रे वॉरियर बनेगा। थोड़ी देर बाद शू जिंगजिंग ऑफिस में आई और उसने देखा कि मैं वहां से फरार हूँ। उसकी तो आग ही लग गई। कमीना कहीं का, मुझे बोला था ठीक से सफाई करेगा और खुद भाग गया। शू जिंगजिंग को मजबूरी में खुद ही पूरा ऑफिस चमकाना पड़ा। लॉन्ग ऑतियां उसी टाइम अपनी मीटिंग खत्म करके अंदर आया। वो आते ही सीधा अपनी कुर्सी पर किसी लाश की तरह गिर पड़ा। मेरी तो वाट लग गई भाई। इस झंड स्टूडेंट काउंसिल में इतनी फालतू की भसड़ क्यों होती है? लॉन्ग ऑतियां आते ही रोना धोना और गालियां देना शुरू हो गया। यंग मास्टर, क्या आप आजकल टेंशन में रहते हैं? आप तो पहले कभी गाली नहीं देते थे। शू जिंगजिंग ने बड़ी फिक्र से उसकी तरफ देखा। मेरी ऐसी की तैसी
मैं जो चाहे बोलूं, तुझे क्या? और एक बात बता, तू अभी तक यहाँ क्या मक्खी मार रही है? लोंग ओतिया ने एकदम सड़ी हुई शक्ल बनाकर पूछा। मैंने अभी तक पूरा साफ नहीं किया। आज इतनी धीमी क्यों है तू? छोड़ दे, मत कर साफ, निकल यहाँ से, मुझे आराम करना है। लोंग ओतिया ने उसकी तरफ पलके उठाकर देखने का भी कष्ट नहीं किया। यंग मास्टर, क्या जिंगजिंग से कोई गलती हुई है जिससे आप गुस्सा हैं? तूने सब बढ़िया किया है, अब बस बाहर निकल और किसी को भी अंदर भेजने की आफत मत पालना। लोंग ओतिया ने उस पर दहाड़ मारी। जी यंग मास्टर, मैं जाती हूँ। शू जिंगजिंग बेचारी दुखी मन से सिर झुकाकर वहां से निकल गई। लोंग ओतिया ने किसी चोर की तरह चुपके से दरवाजा बंद किया। उसने काफी देर तक झांकर देखा। जब उसे 100% यकीन हो गया कि शू जिंगजिंग सच में दूर निकल चुकी है, तब वो आराम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। सिस्टम, बाहर निकल तू। ये तेरी क्या घटिया लटकी पटाने वाली सीक्रेट टिप्स है? घंटा कोई असर नहीं हो रहा इनका। लोंग ओतिया अचानक से हवा में किसी से बात करते हुए चिल्ला उठा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठा और अकेले ही खुद से बड़ो बड़ो करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत हाइपर हो रखा है। भाई, ये लोंग ओतिया अकेले में क्या उल्टा सीधा भूंक रहा है? मैंने स्टोरेज रूम के दरवाजे की गैप से ये दिमाग हिला देने वाला अजीब सीन देखा। लोंग ओतिया ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी से सीरियसली बात कर रहा हो। मैंने ऑफिस में हर कोने में नजर दौड़ाई। बड़ी अजीब भसड़ है, यहाँ तो दूर दूर तक एक मक्खी भी नहीं है। ये इंसान किस भूत से बात कर रहा है? क्या उसने कान में ब्लूटूथ दबा रखा है? छोड़ना मुझे क्या, बस तू चुपचाप मेरी वो अल्टीमेट जुलापिल वाली चाय गले से नीचे उतार ले। मैंने देखा कि लोंग ओतिया आखिरकार अपने लिए उस जग से एक कप चाय डाल रहा है। ये देखकर मेरी शैतानी हंसी किसी कातिल जैसी हो गई थी। बस अभी वो चाय का कप लोंग ओतिया के होठों को छूने ही वाला था कि ये आफत का मारा अचानक से बीच में ही रुक गया। पीना भाई, जल्दी पी लेना कतरे। मैं अंदर ही अंदर डर और एक्साइटमेंट से मर रहा था। पर ठीक उसी भयंकर टाइम पर किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। कमीने किस्मत, बस हो ही गया था काम। तेरी ऐसी की तैसी, इसने पिया क्यों नहीं? मेरा गुस्से से खून खौल रहा था। लग रहा था अभी उल्टी कर दूंगा। तू अंदर क्यों आई वापस? तुझे बोला था ना बाहर रुकने। लोंग ओतियान गुस्से में चिल्ला उठा। यंग मास्टर, अभी अभी बड़े माली के लोग आए थे, शू जिंगजिंग ने थोड़ा प्राउड होकर बताया। कचरा औरत, बड़े माली के बंदों को तूने बाहर रोक दिया? दिमाग कहाँ है तेरा? ये सुनते ही लोंग ओतियान की आग भड़क उठी। पर यंग मास्टर, आपने ही तो बोला था कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, तो मुझे लगा। शू जिंगजिंग ने थोड़ा डर के अपना सिर झुका लिया। ठीक है, बकवास बंद कर। बड़े माली के आदमियों ने क्या बोला? लोंग ओतियान ने एक लंबी सांस खींची और पूछा। उन्होंने बोला है कि आपको अभी तुरंत घर लौटना है। उन्हें आपको और बड़े यंग मास्टर को कुछ जरूरी काम बताना है। चल ठीक है, लगता है आज मेरी किस्मत में आराम लिखा ही नहीं है। तू कॉलेज में ही रुकेगी। जो काम मैंने तुझे दिया था वो याद है ना? लोंग ओतियान ने ऑर्डर दिया। जी मुझे याद है, मैं उन चारों कैंपस ब्यूटीज पर पूरी नजर रखूंगी। शू जिंगजिंग ने एक घुटने पर बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए पूरी सीरियसनेस से कहा। और उस फांग युआन पर भी नजर रखना। पता लगा कि इस लौंडे का बैकग्राउंड क्या है। जी समझ गई, पर क्या इससे आप दोनों के उस सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? शू जिंगजिंग ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। ये क्या नया चुतियाप है? जो काम बोला है बस वही कर ठीक से। जी यंग मास्टर। हालांकि शू जिंगजिंग अपना दिमाग लगाकर जानना चाहती थी कि ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप आखिर कैसा झोल है, पर उसे लगा कि अगर आगे पूछा तो लोंग ओतियान उसे और डांटेगा, इसलिए वो चुप रही। लोंग ओतियान ने फट से अपनी कॉलर ठीक की और वहां से निकल गया। अब ऑफिस में बेचारी शू जिंगजिंग अकेली खड़ी थी। मैं स्टोरेज रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किए हुए सांस रोके चुपचाप बैठा था। इन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ चुके थे। भाई ये क्या नया गेम चल रहा है? डिंग डोंग, अचानक एक आवाज ने मुझे झटका दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे कान के एकदम पास किसी ने घंटी बजाई हो। मैं सोच ही रहा था कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे वहम हो रहा है कि वो आवाज वापस आई। डिंग डोंग, बाहरी दुनिया के डेटा की घुसपैठ पकड़ी गई है। ऑटो डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। डिफेंस सिस्टम होस्ट के अंदर फिट किया जा रहा है। फ्यूजन सक्सेसफुल। मेरा पूरा दिमाग चकरा गया, जैसे किसी ने मेरे सिर में जोर से पत्थर मार दिया हो। हेलो होस्ट, मेरा यहाँ आने का एक ही रीजन है। वो आदमी जिसका नाम लोंग ओतिया है, वो इस दुनिया का नहीं है। वो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ दोबारा पैदा हुआ है। उसके अंदर भी एक सिस्टम फिट है। अगर उसने अपने सिस्टम के टास्क पूरे कर लिए तो हमारी ये पूरी दुनिया डिलीट हो जाएगी। वो यहाँ चाहे किसी भी झोल के लिए आया हो, आपको उसे रोकना ही होगा। ये क्या वाहियात बकवास है, एकदम पागलपन। मैं अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। भाई तू खुद सोच, ये स्क्रिप्ट कितनी अजीब है। तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? होस्ट, मैं जानता हूं कि ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर अभी हमारी दुनिया मौत के कगार पर है। दुनिया का डिफेंस सिस्टम होने के नाते मुझे बाहर में जा तू जो भी है, तेरा चाहे जो भी मकसद हो, मुझे इस दुनिया बचाओ वाले गेम में जीरो इंटरेस्ट है। अभी के अभी मेरे दिमाग से निकल और दफा हो जा। उस सिस्टम की आवाज अचानक से ऐसे कट गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। एकदम सन्नाटा। मैं आराम से जमीन पर बैठ गया, अपना सिर झटका और दिमाग को ठीक किया। पर कांड देखो, शू जिंगजिंग अभी तक ऑफिस से बाहर नहीं गई थी। वो अब पूरी शिद्दत से लोंग ओतिया की उस आराम कुर्सी
कुर्सी पर पोछा मार रही थी। जब तक इस आफत की नजर मुझ पर नहीं पड़ती, मैं यहाँ से पतली गली पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैं कुत्ते की तरह चार पांव पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा था, खटाक किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। फंगयुआन भाई, तू ठीक तो है ना? मैंने सुना तुझे पिछली रात वाले कांड के लिए पनिशमेंट मिली है। ये क्या नया झोल है? ये छपरी जी बोशियाओ सीधा आंधी की तरह अंदर घुसाया। गेम ओवर। इस कमीने ने आज मेरी कब्र खोदी। जी बोशियाओ ने आते ही मुझे दरवाजे के पास जमीन पर रेंगते हुए देख लिया। उसकी दिमाग ने पट्टी पड़ ली कि स्टूडेंट काउंसिल वालों ने मुझे पीट पीट कर ऐसी हालत कर दी है। उसने बिना सोचे बगल में रखी कुर्सी उठाई और शू जिंजिंग की तरफ चिल्लाने लगा, तेरी ऐसी की तैसी, स्टूडेंट काउंसिल वाले बनेंगे ना? मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? आज मैं तुझे फोकट में नहीं छोड़ूंगा। मेरी तो आत्मा रो रही थी अंदर से। मेरा बस चलता तो मैं जी बोशियाओ के मुंह पर ऐसी लात मारता कि ये छत से नीचे जा गिरता। शू जिंजिंग ने आराम से अपनी गर्दन घुमाई, एक कातिलाना लुक जी बोशियाओ को दिया और फिर ठंडा लुक मुझे दिया। ठीक 10 मिनट बाद भाई मैं तो एकदम इमोशनल हो गया यार। जी बोशियाओ का मुंह सूज कर आम बन चुका था। उससे ठीक से बोला भी रहा था। कमीने, क्या पिटे पिटे तेरा दिमाग हिल गया है? भाई क्या तुझे पहले से पता था कि मैं तुझे बचाने आऊंगा? तूने मेरे लिए इस चुड़ैल से इतनी मार खा ली? भाई मेरे तो आंसू आ गए। तेरी इस कुर्बानी के खातिर मैं आज से टैंग नाना के पीछे पड़ना छोड़ दूंगा। मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। बस यही बोल सकता हूँ कि इस इंसान के दिमाग का फ्यूज सच में जन्म से उड़ा हुआ है। तुम दोनों मिलकर यहाँ चुपचाप झाड़ू मारो। और फैंगयुआन, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं पीटा क्योंकि तेरा मेरे यंग मास्टर के साथ सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सजा के टाइम तू यहाँ मक्खी मारेगा। शू जिंगजिंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भाई देखा तूने, इसने सिर्फ मुझे पीटा है। तुझे लगता है मेरे चांस हैं इसके साथ? जी बोशियाओ ने अपना सूजा हुआ चेहरा मेरे पास लाकर फुसफुसाया, तूने मुझे बोला था कि तू स्टोरेज रूम साफ कर रहा है, तो ये जगह अभी तक इतनी गंदी क्यों लग रही है? शू जिंगजिंग ने गुस्से में स्टोरेज रूम साफ करते हुए मुझसे पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैंने तो अपना पूरा पसीना बहाकर चमकाया था वहां। मैंने डरते डरते झूठ चिपकाया। पूरे 2.5 घंटे रगड़ने के बाद आखिरकार हम तीनों ने उस रूम को ठीक से साफ कर दिया था। भाई मेरी तो आत्मा निकल गई। जी बोशियाओ थकर धम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी भी हवा टाइट हो चुकी थी और पसीना निकल गया था। ठीक है, अब तुम दोनों निकल सकते हो यहाँ से। शू जिंगजिंग ने पूरे रूम को 5वीं बार चेक करने के बाद आखिरकार आजादी दी। भाई रुको, मुझे पहले थोड़ा पानी पीने दो। आज की सफाई ने तो जान निकाल दी। जी बोशियाओ ने हाफते हुए सीधा टेबल पर रखे उस चाय के जग को उठाया, एक कप डाला और सीधा अपने गले में उतार गया। जी बोशियाओ, पागल है क्या? मत पी। वो तो मैं चीख कर उसे रोकने ही वाला था, पर गेम ओवर हो चुका था। उस पगले को एक कप में कहाँ शांति मिलनी थी। उसने तुरंत जग उठाया और दूसरा कप भी अंदर फेंक दिया। जिंगजिंग, एक बात बता, क्या तेरे पास टॉयलेट पेपर है? मैंने शांत होके शू जिंगजिंग से पूछा। नहीं तो क्यों? शू जिंगजिंग ने कंफ्यूज होकर मुझे देखा। मैंने एकदम दुख भरे मन से जी बोशियाओ के कंधे को थपथपाया। भाई मैं तो निकल रहा हूँ। अगर तू अभी गलती से यहाँ का माहौल दोबारा गंदा कर दे तो भाई खुद झाड़ू मार लेना, ठीक है? भाई तू अचानक से ये क्या झोल वाली बातें कर रहा है? जी बोशियाओ अभी भी उस कांड वाली चाय को बड़े मजे से पिए जा रहा था। मैंने आ भरी, अपना सिर ना में हिलाया और बिना टाइम वेस्ट किए दरवाजे से बाहर पतली गली पकड़ ली। नीचे बिल्डिंग से बाहर आते ही मैंने नोटिस किया कि शू जिंगजिंग मेरे ठीक बगल में चिपक कर चल रही है। वो एक लफ्ज नहीं बोल रही थी, बस लगातार मुझे ही ताड़े जा रही थी। मेरी तो डर के मारे हवा टाइट हो गई और पसीने छूटने लगे। वो जिंगजिंग, क्या तुझे मुझसे कुछ कहना है? मैंने घबराते हुए पूछा। नहीं। शू जिंगजिंग ने अचानक अपना सिर झुका लिया। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चुपचाप डर डर के आगे चलता रहा और पूरी तरह से उस पर नजर रखी कि कहीं ये अचानक अटैक न कर दे। ठीक है, असल में मुझे तुझसे एक चीज पूछनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास सच में कोई बात होगी। पूछ ले, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर ये सीक्रेट बिजनेस पार्टनरशिप किस बला का नाम है? मैंने देखा कि शू जिंगजिंग ने सिर उठाया और एकदम सीरियस होकर मुझे घूर रही है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, समझ नहीं आया कि क्या फेंक कर मारूं। क्या तू मुझे नहीं बता सकता? मैं बस अपने यंग मास्टर की थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। शू जिंगजिंग की आवाज में थोड़ी मायूसी थी। देख यार, ये तुम्हारे यंग मास्टर के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। तू थोड़ी ना चाहती है कि तेरा यंग मास्टर तुझ पर गुस्सा करे। मैंने एकदम टेंशन वाला नाटक करते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर तू मुझे मत ही बता। ये सुनते ही शू जिंगजिंग ने घबरा कर अपना सिर हिला दिया। तो मैं निकलता हूँ अब। भाई इसके साथ खड़े रहने में मेरा बीपी हाई हो रहा था, तो मैंने पतली गली पकड़ने की सोची। रुक जा, शू जिंगजिंग ने मुझे आवाज लगाई। अब क्या हुआ भाई? और क्या भसड़ बाकी है? मेरी रोने वाली शक्ल बन गई। शू जिंगजिंग ने अपना सिर खुजलाया। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि वो सीधा मुंह पर ये थोड़ी बोल सकती
है कि मेरे यंग मास्टर ने मुझे तेरी जासूसी करने भेजा है। तूने ये तो बताया ही नहीं कि तू कहाँ जा रहा है। उसने पूछा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। पूरी दोपहर सफाई करके मेरी वाट लग गई है। सच में बहुत भूख लगी है। मैंने फटाफट एक बहाना चुकाया। तो फिर मुझे भी भूख लगी है, हम साथ में खाने चलते हैं, शू जिंगजिंग ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मैंने एक झूठी हंसी दी। इसमें अजीब क्या है? कल दोपहर भी तो तू टैंग नाना के साथ खाना खा रहा था ना, तो मेरे साथ खाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी आगे मुंह चलाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप चलने लगा और शू जिंगजिंग मेरे पीछे आने लगी। हमने कॉलेज के बाहर एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। मैंने आराम से खिड़की के पास वाली एक टेबल पकड़ी, पर झोल ये हुआ कि शू जिंगजिंग मेरे सामने बैठने के बजाय ठीक मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने मेन्यू खोला और मेरा मुंह बन गया। ये क्या सस्ता खाना है भाई? आखिरकार ये एक छोटा सा लोकल रेस्टोरेंट था, मेरी फैमिली के 5 स्टार होटल्स के लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। शू जिंगजिंग मेरे बगल में बैठी बहुत घबरा रही थी। ये जगह बहुत महंगी लग रही है, एक काम करते हैं, वापस कॉलेज की कैंटीन में चलते हैं। अरे यार, अब वापस क्यों जाना? मैंने बिना सोचे मेन्यू पर 10 से 12 डिशेस पर टिक मार दिया और मेन्यू शू जिंगजिंग को पकड़ा दिया। ये देख, तुझे और कुछ ऐड करना है क्या? शू जिंगजिंग ने मेन्यू पकड़ा और उसकी प्राइसेस देखते ही उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। ये सब इतना महंगा क्यों है? वो हैरानी से मेन्यू पलटने लगी। मुझे नहीं खाना, ये बोलकर वो कुर्सी से खड़ी हो गई। अचानक क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। फंगयुआ, तू जानबूझ कर रहा है ना? शू जिंगजिंग अचानक से गुस्से में मुझे घूरने लगी। अब क्या कांड कर दिया मैंने बोला कि मुझे तेरे साथ खाना खाना है, तो तूने जानबूझकर इतना महंगा रेस्टोरेंट ढूंढा। शू जिंगजिंग का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। मुझे अचानक थोड़ी हंसी आई। मैंने कब बोला कि बिल तुझे देना है? तू इतनी हवा टाइट क्यों कर रही है अपनी? शू जिंगजिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। लग रहा था वो अभी भी भागना चाहती है। मुझे मजबूरी में खड़े होकर उसे हाथ से पकड़कर वापस बिठाना पड़ा। ठीक है भाई, बोल तो रहा हूँ कि बिल मैं भरूंगा। मैंने वापस मेन्यू उसके हाथ में ठेला। शू जिंगजिंग ने अपना सिर झुकाकर बहुत ध्यान और डर से मेन्यू देखा और एकदम चुपके से एक डिश पर टिक करके जल्दी से मेन्यू नीचे रख दिया। वैसे एक बात बता, तू लॉन्ग फैमिली की सबसे खास इंसान है ना, फिर इतने से पैसों के लिए इतना डर क्यों रही है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया। लॉन्ग फैमिली अमीर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास भी अंधा पैसा है। शू जिंगजिंग ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। लगता है तुम्हारी लॉन्ग फैमिली उतनी भी टॉप लेवल की नहीं है, अपने बंदों को इतनी घटिया सैलरी देते हैं। मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया। मेरी लॉन्ग फैमिली को बेइज्जत मत कर। शू जिंगजिंग एकदम हाइपर हो गई और उसने फट से अपनी कुनाई निकाल ली। अगर लॉन्ग फैमिली ने मुझे पाला नहीं होता तो मैं कब की मर चुकी होती। ओए भाई, ये क्या कर रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैंने जल्दी से उसके हाथ को जोर से दबाकर कुनाई रोकी। शू जिंगजिंग ने हू किया और आगे बोली, असल में मुझे वहां से अलाउंस मिलता है, पर वो सारा पैसा मैं अपनी निंजा ट्रेनिंग पर खर्च कर देती हूँ। अच्छा, तो तू खुद ही पैसे उड़ाते फिरती है? मैंने मजे लेते हुए कहा। मैं फालतू पैसे नहीं उड़ाती। शू जिंगजिंग वापस भड़क उठी। मैं बस अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं लॉन्ग फैमिली का एहसान चुका सकूं। मैंने उसकी कुनाई वाले हाथ को पूरी जान लगाकर दबाए रखा और समझाया, ठीक है मेरी माँ, तूने पैसे खराब नहीं किए, पर हर बात पर ये हथियार मत निकाल लिया कर भाई। मुझे अभी थोड़ी देर में तेरा बिल भी तो भरना है। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैंने और शू जिंगजिंग ने पूरे 2 घंटे तक दबाकर खाया। अगर ठीक से कहूँ तो अकेली शू जिंगजिंग पूरे 2 घंटे तक लगातार खाती रही। भाई, इसके खाने की स्पीड और डोज देखकर मेरे तो तोते उड़ गए थे। ये छोटी सी लड़की रुक ही नहीं रही थी। मैंने पहले ही बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था, उसने वो सारा अकेले फिनिश कर दिया और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे अभी भी भूख लगी है। शू जिंगजिंग की शक्ल पर साफ दिख रहा था कि उसे और खाना है, पर उसे शर्म आ रही थी। मैंने ज्यादा भसड़ नहीं की और उसके लिए और खाना ऑर्डर करता गया। भाई, सिस्टम ये था कि मैं ऑर्डर करता गया और ये लड़की दबाकर खाती गई। ये पूरा कांड याद करके जब मैंने अपने बगल में चल रही शू जिंगजिंग को देखा तो मेरी नजरें अजीब सी हो गई। शू जिंगजिंग को मेरी ताड़ती हुई नजरों का आइडिया लग गया और उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। जिंगजिंग, क्या तू हमेशा इतना ही खाना खाती है? मैंने पूछा। नहीं तो, पता नहीं आज क्या हुआ मुझे, बस थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। शू जिंगजिंग ने जल्दी से सफाई दी। मेरा तो दिमाग ही हिल गया। भाई, तो इस सुनामी वाले खाने को थोड़ा सा ज्यादा बोल रही है? हमेशा मैं इसका आधा ही खाती हूँ, इसलिए वो ज्यादा नहीं होता, शू जिंगजिंग ने धीमी आवाज में बताया। खैर, आज मुझे खाना खिलाने के लिए बहुत थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुझे ट्रीट दूंगी जैसे ही मेरा अगला अलाउंस आएगा। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की और हाँ कर दिया। पर एक बात पक्की थी, अगर इस लड़की को पता चल गया ना कि आज के खाने का बिल कितना आया था तो ये डर के मारे चक्कर खाकर गिर जाएगी। हम दोनों चुपचाप कॉलेज की तरफ चल रहे थे। मैं चुपके से शू जिंगजिंग को ताड़ रहा था। वो अभी भी सिर झुकाकर चल रही थी। शायद उसे अभी भी अपने उस राक्षस जैसा खाने की वजह से शर्म आ रही थी। मेरी लगातार ताड़ती हुई आंखों से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और बोली, क्या तू मुझे इस तरह घूरना बंद करेगा? मैंने फटाफट अपनी नजरें घुमा ली और हल्का सा खास कर बोला,
सॉरी यार, तू इतनी कातिलाना और प्यारी लग रही है कि मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। ये डायलॉग सुनते ही शू जिंगजिंग के गोरे चेहरे पर एकदम मस्त ब्लश आ गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अचानक उसकी ऐसे तारीफ करूंगा। उसकी एकदम हवा टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दे, तो उसने चुपचाप अपनी स्पीड बढ़ा ली और आगे निकल गई। जब हम वापस अपने रूम पहुंचे तो दरवाजा ही लिंगलिंग ने खोला। हम दोनों को साथ देकर उसके चेहरे पर एक शैतानी और मजे लेने वाली हंसी आ गई। ओहो, तुम दोनों, ये क्या नया झोल है? छोड़ना भाई, पूरी दोपहर झाड़ू मारकर मेरी वाट लग चुकी है। मुझे पता था कि इस औरत को मेरे मजे लेने में बड़ा मजा आता है, तो मैंने सू जिंगजिंग के साथ खाना खाने वाली बात दबा दी। फंग युअन आ गया। बालकनी से अचानक तंग नाना की आवाज आई। ये सुनते ही मेरी आत्मा कांप गई। सू जिंगजिंग ने मुझे कंफ्यूज होकर देखा। तुझे अचानक क्या हुआ? जिंगजिंग, क्या करे, कुछ लोग इतने पाप करते हैं कि उन्हें रोज भागकर बाथरूम में छुपना पड़ता है। ही लिंगलिंग आग में घी डालते हुए पीछे से मजाक उड़ाने लगी। कोई बात